दोस्तों, स्वागत है आपका काजीराणा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज राजस्थान के इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। आधुनिक राजस्थान का इतिहास, वो इतिहास में पढ़ेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है क्रांति वाला। राजस्थान के दूसरे या तीसरे एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं भारत की क्रांति के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले याद रखना है कि जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, उससे पहले जो हमारे भारतीय गवर्नर जनरल जो पद हुआ करता था वो थे गवर्नर जनरल डलहौजी। क्रांति से पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको बताना है, डलहौजी। फिर याद रखना है क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे कैनिंग। क्रांति के समय कैनिंग थे और क्रांति के पहले डलहौजी थे। दोस्तों, ये जो डलहौजी है, इसने यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन बहुत सारी रियासतों को अपने अधीन कर लिया था। उस शासन के आरोप में बहुत सारे कुछ नियमों का आधार लेना अपने अधीन कर लिया था। कुछ रियासतों को, जैसे 1848 के अंदर सतारा को, जयपुर को, झांसी को, उदयपुर को, ऐसे बहुत सारी रियासतों को अपने ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया था। दोस्तों, सबसे पहले क्रांति के बारे में क्वेश्चन उठ के आता है कि क्रांति होने का कारण क्या था। कि क्रांति होने का कारण क्या था, तो याद रखना है, आपको बताना है क्रांति का कारण। ये जो कैनिंग है, कैनिंग गवर्नर जनरल बनने के बाद इससे पहले जो बंदूक चला करती थी उसका नाम था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। ब्राउन बेस के बाद में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और ये जो एनफील्ड राइफल है, इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। इससे जो सैनिक थे वो विरोधी थे, इसका विरोध करते थे, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल है इसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। तो इतना याद रखना है कि जो क्रांति की शुरुआत थी, महत्वपूर्ण जो कारण था वो ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। उसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी रहती थी। फिर दोस्तों, इसके बारे में याद रखना है कि जो क्रांति हुई, शुरुआत की गई भारत में, उसकी एक तारीख निर्धारित की गई कि उस तारीख को भारत में क्रांति का आगाज किया जाएगा। वो तारीख सबसे पहले याद रखनी है। तारीख भी पूछी जाती है कि क्रांति के समय, वैसे क्रांति की शुरुआत तो पहले हो गई थी, लेकिन एक तारीख निर्धारित की गई थी। वो तारीख थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी। और इसका प्रतीक रखा गया कि कैसे सभी सैनिकों को या क्रांतिकारियों को सूचना पहुंचाई जाए। उसके लिए प्रतीक चिन्ह रखा गया कमल का फूल और चपाती। कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह रखा गया। कमल का फूल और साथ में चपाती देके एक क्रांति की सूचना पहुंचाएगी। अब ये सोच रहे होंगे कि जो चपाती अगर प्रतीक चिन्ह दे रहे थे तो खाने के अंदर क्या देते थे, तो खाने के अंदर सीधा स्पष्ट बात है कि पूरी दी जाती थी खाने के अंदर सैनिकों को। तो उसके प्रतीक चिन्ह बनाया गया कमल का फूल और चपाती। तो फिर दोबारा से देखना है, जब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई, उससे पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो डलहौजी थे। क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल बने वो कैनिंग थे। इन्होंने ब्राउन बेस बंदूक की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसके अंदर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इससे सैनिक जो थे संतुष्ट थे, विरोध जता रहे थे। तो इसके लिए क्रांतिकारियों ने जो है, सैनिकों ने क्रांति की आगाज करने की एक तारीख निर्धारित की। वो तारीख थी 31 मई 1857।
और इसका प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल का फूल और चपाती। तो यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। इसके बाद में देखना है कि जो क्रांतिकारी है इन्होंने सबसे केंद्र बनाया था दिल्ली को, केंद्र था वो दिल्ली था। जो भी सैनिक विद्रोह करते या क्रांति करते सीधे दिल्ली चले जाने की सोचते थे। तो क्रांति का केंद्र दिल्ली बनाया गया और वहां पर जो क्रांति का जो नेतृत्व करते थे वो थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड जो 82 वर्ष के थे, बूढ़े थे, जिन्होंने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। दोस्तों क्रांति की तारीख 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत 8 मई को हो चुकी थी। तो हम बात करते हैं अभी राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। याद रखना है सन 1818 ईस्वी में एक कंपनी आई और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। 1818 में एक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधियां करना प्रारंभ किया। सहायक संधियां करना प्रारंभ किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्थान की रियासतों के साथ। और जब सहायक संधियां का मतलब होता है कि अगर जरूरत पड़ी तो जो राजा थे वो साथ देंगे अंग्रेजों का, और जब राजा की जरूरत पड़ेगी तब साथ देंगे अंग्रेज। ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए और राजस्थान की रियासतों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 ईस्वी में सहायक संधि करना प्रारंभ किया। इन जो सहायक संधियां हैं इनके बारे में एक बात याद रखनी है, इनका जो सर्वाधिक सहायक संधियां करने का जो श्रेय है वो जाता है मेडकोफ को। मेडकोफ सहायक संधियों का श्रेय किसे जाता है? वो है मेडकोफ को। सहायक संधियां समाप्त हो गई, सहायक संधियां समाप्त हो गई। उसके बाद में यानी सहायक संधियां जब पूरी हो चुकी थी उसके बाद में राजस्थान में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन चलाने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई थी। प्रशासन चलाने के लिए एक संस्था की स्थापना करी और उस संस्था का नाम रखा राजपूताना स्टेट कौंसिल। राजपूताना स्टेट कौंसिल और इसकी स्थापना की गई 1832 ईस्वी के अंदर। 1832 ईस्वी के अंदर राजपूताना स्टेट कौंसिल एक संस्था की स्थापना की गई थी वो प्रशासन चलाने के लिए। और इस संस्था के लिए इसका जो कार्यालय था और वो कार्यालय बनाया गया था अजमेर के अंदर। कार्यालय कहां बनाया गया था? अजमेर के अंदर। संस्था बनाएगी राजपूताना स्टेट कौंसिल और इसकी स्थापना 1832 ईस्वी के अंदर की गई और इसका जो कार्यालय बनाया गया था वो अजमेर के अंदर बनाया गया था। लेकिन दोस्तों इसके बारे में याद रखना है 1845 ईस्वी के अंदर 1845 ईस्वी के अंदर यानी जो अंग्रेज थे उनको गर्मी ज्यादा लगती थी। गर्मी ज्यादा लगने की वजह से वो ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां पे थोड़ी ठंडक महसूस हो। तो राजस्थान में जो ठंडा स्थान है माउंट आबू, वहां पर 1845 ईस्वी के अंदर कार्यालय स्थानांतरित कर दिया था। यानी गर्मियों के अंदर माउंट आबू में रहते थे और सर्दियों के अंदर यानी शीतकालीन जो कार्यालय था वो था अजमेर और ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय था वो था माउंट आबू में। दोबारा से देखना है राजस्थान की क्रांति में यानी आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधि करना प्रारंभ किया। राजस्थान की रियासतों के साथ जब सहायक संधियों की बात आती है तो सहायक संधियों को सर्वाधिक श्रेय है वो जाता है मेडकोक को। एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसका नाम था मेडकोक, उसको जाता है। सहायक संधि समाप्त होगी तब एक संस्था की स्थापना की प्रशासन चलाने के लिए और उस संस्था का नाम रखा राजपूताना स्टेट काउंसिल और इसका कार्यालय रखा गया था, वो कार्यालय रखा गया था अजमेर के अंदर। लेकिन 1845 ईस्वी के अंदर यानी ग्रीष्मकालीन जो कार्यालय था वो स्थानांतरित कर दिया था माउंट आबू में, उस शीतकालीन कार्यालय अजमेर में रखा गया। उसके बाद में एक पद नियुक्त किया गया था, इसके लिए चलाने के लिए एक पद नियुक्त किया गया, उस पद का नाम रखा गया एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल का पद नियुक्त किया गया और एक इसके नीचे पद बनाया गया पीए का यानी पॉलिटिकल एजेंट। ये दो पद नियुक्त किए गए थे। सबसे बड़ा पद जो था वो एजीजी का था, उसके नीचे पीए का पद रखा गया था। इसके बाद में देखना है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जब राजस्थान में यानी भारत में जब क्रांति की शुरुआत हुई 1857 की, उस समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी। 6 सैनिक छावनियां थी। पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी, तो 6 सैनिक छावनियां थी। पहली सैनिक छावनी नसीराबाद, और नसीराबाद आता है अजमेर के अंदर। नसीराबाद राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, तो आपको बताना है नसीराबाद। सबसे बड़ी सैनिक छावनी पूछे तो बताना है नसीराबाद। फिर पूछे सबसे छोटी, तो सबसे छोटी बतानी है आपको देवली, और देवली है टोंक के अंदर। ये है सबसे छोटी, सबसे बड़ी नसीराबाद अजमेर और सबसे छोटी देवली टोंक। तीसरी जो है वो है ब्यावर, और ब्यावर पड़ता है अजमेर के अंदर। चौथी जो है सैनिक छावनी, उसका नाम याद रखना है खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा है उदयपुर के अंदर। इन 2 सैनिक छावनियों के बारे में याद रखना है। इन्होंने जो है वो क्रांति में भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया। पूछा जाए 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी 2 रियासतों हैं जिन्होंने क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया, तो पहली ब्यावर अजमेर है, दूसरी खेरवाड़ा उदयपुर है। 5वीं जो सैनिक छावनी है वो है एरनपुरा या एरनपुरा, ये है पाली के अंदर। कोई पूछे आपसे कि ऐसी कौन सी सैनिक छावनी है जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर सबसे अधिक संघर्ष किया था, तो सबसे अधिक जो संघर्ष करने वाली जो सैनिक छावनी है वो सैनिक छावनी है एरनपुरा पाली। 6ठी जो सैनिक छावनी है वो है नीमच, और नीमच वर्तमान में एमपी में है, लेकिन उस समय ये मेवाड़ के अंतर्गत आता था नीमच, और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो सावज था, और मेवाड़ का उस समय शासक था स्वरूप सिंह। तो ये 6 सैनिक छावनियां हैं। सबसे बड़ी नसीराबाद, सबसे छोटी देवली, ब्यावर अजमेर, 2 ऐसी सैनिक छावनियां हैं जिन्होंने 1857 क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। उसके बाद में याद रखना है एरनपुरा जो पाली के अंदर है, इसने सबसे अधिक संघर्ष किया था क्रांति के दौरान। फिर नीमच जो वर्तमान के अंदर एमपी में है। इसके बाद में हमें याद रखना है कुछ 2-3 ऐसे हमारे केंद्र भी याद रखना है जहां की क्रांति के अंदर उनकी बहुत अहम भूमिका रही होगी। या तो उन्होंने जो है क्रांति के अंदर क्रांतिकारियों का साथ दिया होगा, या क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ दिया होगा।
क्रांति का ये स्पष्ट होता है कि अगर उसी समय अगर जो राजा महाराजा थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता तो हम क्या बता 1857 के अंदर भी आजादी मिल सकती थी। लेकिन सहायक संधियों के तहत राजा ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ये मान के चाहे राजस्थान है, यहां पे जो एक कार्यालय बनाया गया संस्था का वो है अजमेर। राजपूताना स्टेट कोर्सेल जो संस्था की उसका कार्यालय अजमेर में था। यहाँ एक रियासत है वो है जयपुर। तो जयपुर का क्रांति के समकालीन जो शासक था वो था राम सिंह सेकेंड। यहाँ पे जो एक रियासत है वो है कोटा और यहाँ का शासक है वो भी था राम सिंह। यहाँ पे रियासत है वो है मेवाड़ रियासत और मेवाड़ का सूबा शासक था स्वरूप सिंह। क्रांति के समय जो शासक थे उनकी हमें बातें कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी रियासत थी वो थी मारवाड़ रियासत और मारवाड़ का सूबा शासक था तख्त सिंह। यहाँ पे एक रियासत थी भरतपुर रियासत और यहाँ का जो शासक था वो था जसवंत सिंह था। एक रियासत जयपुर थी जिसका शासक राम सिंह सेकेंड था, कोटा का राम सिंह था, मेवाड़ का स्वरूप सिंह था, मारवाड़ का तख्त सिंह था और भरतपुर का जसवंत सिंह था। यानी ये जो कोटा का शासक राम सिंह था और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो बटन था, मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह था और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो सावर साहब, मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था और यहाँ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था वो मोरिस था। वो जो भरतपुर है यहाँ का जो जसवंत सिंह है ये नाबालिग के अंदर आता था और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था वो मोरिसन के अंतर्गत था आया था। इसके बाद में हम देखते हैं क्रांति की शुरुआत राजस्थान के अंदर। दोस्तों अब देखना है कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई थी 10 मई 1857 को मेरठ से। मेरठ यूपी के अंदर है। कदम सिंह के नेतृत्व के अंदर 10 मई 1857 क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी मेरठ से। मैंने पहले बताया था कि क्रांति की डेट फिक्स की गई थी 31 मई, लेकिन क्रांति की शुरुआत कब हो गई थी 10 मई 1857 को ही हो चुकी थी। जब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई उस समय राजस्थान के जो एजेंट थे, राजस्थान के जो एजेंट गवर्नर जनरल थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट थे पैट्रिक लॉरेंस और ये उस समय जब क्रांति की शुरुआत हुई थी ये उस समय थे माउंट आबू। मैंने पहले ही बताया था कि ग्रीष्मकालीन कार्यालय माउंट आबू में रखा गया था, शीतकालीन जो कार्यालय था वो अजमेर रखा गया था। मई के महीने के अंदर गर्मी का मौसम था तो गर्मी के अंदर पैट्रिक लॉरेंस कहां पर थे? माउंट आबू में थे। माउंट आबू में पैट्रिक लॉरेंस थे। इस क्रांति की सूचना मिली इसको 9 दिन बाद यानी 19 मई 1857 को इसको सूचना मिली कि भारत में क्रांति की क्या हो गई है, शुरुआत हो चुकी है। इसने कुछ भी नहीं किया, सीधा सबसे पहले सूचना दी किसको? अजमेर के अंदर एक अधिकारी बैठा था, उस अधिकारी का नाम था एरिक डिक्सन को पत्र लिखा, सूचना दी कि आपको कुछ भी नहीं करना है। अजमेर के अंदर मैगजीन दुर्ग जो बना है, मैगजीन दुर्ग की क्या करनी है? रक्षा करना है।
मैगजीन दुर्ग के अंदर अंग्रेजों के इसे शस्त्र जो जितने भी थे, अस्त्र शस्त्र बंदूक जो भी हथियार थे वो मैगजीन दुर्ग के अंदर थे। ये इसे ही अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना। और इसे 1837 के ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने इसे शास्त्रागार बना लिया था, इसलिए इसको मैगजीन दुर्ग कहा गया। अब जो दौलत खाना ये मैगजीन का दुर्ग है, महत्वपूर्ण दुर्ग है, क्योंकि जो हल्दीघाटी युद्ध हुआ इसकी जो युद्ध की कार्यकारिणी समिति बनी वो भी इसी दुर्ग के अंदर बनी। भारत का तो दुर्भाग्य की जो शुरुआत हुई थी वो इसी दुर्ग के अंदर हुई थी, जहांगीर के काल के अंदर। तो 10 मिनट के अंदर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी थे क्रांति के समय, उस समय माउंट आबू में थे, उसको सूचना दी 19 मई को, यानी 9 दिन बाद उसने सूचना दी अजमेर के अधिकारी एरिक डिक्सन को। और उसने सूचना में कहा कि आपको केवल क्या करनी है, रक्षा करनी है। और किसकी रक्षा करनी है? मैगजीन दुर्ग की, क्योंकि इसके अंदर अंग्रेजों के सारे शस्त्र रखे हुए हैं। अगर शस्त्रों को लूट लिया क्रांतिकारियों ने तो फिर हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। ये सूचना लॉरेंस ने एरिक डिक्सन को पहुंचा दी थी। एरिक डिक्सन ने क्या किया? ब्यावर से 2 मेव जाति की पलटन बुलाई। मेव पलटन बुलवाई। ब्यावर से 2 मेव पलटन बुलवाई। मैगजीन तो दुर्ग है इसकी रक्षा के लिए, मैगजीन दुर्ग की रक्षा के लिए 2 पलटन बुलवाई। फिर पैट्रिक लॉरेंस पहुंच चुका था अजमेर के अंदर। पैट्रिक लॉरेंस कहां पर आ चुका था? अजमेर के अंदर। उसने आके देखा कि जो मैगजीन दुर्ग है इसकी रक्षा के लिए 2 सैनिक पलटनें लगाई गई थी। एक थी 15वीं एनआई और एक थी 30वीं एनआई, यानी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं एनआई और 30वीं एनआई, 2 पलटनें मैगजीन दुर्ग की रक्षा के लिए लगाई गई थी। पैट्रिक लॉरेंस ये जो 15वीं और जो 30वीं जो पलटनें थी ये आ रही थी मेरठ से। इसके अंदर जो सैनिक थे वो आए हुए थे मेरठ से। और आपको याद रखना है क्रांति की शुरुआत भी कहां से हुई थी? मेरठ से ही हुई थी। क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और यहाँ जो सुरक्षा की दृष्टि जो पलटन लगवाई गई थी 15वीं एनआई और 30वीं एनआई, यहाँ भी मेरठ के सैनिक थे। तो लॉरेंस ने क्रांति के भय से कि यहाँ क्या पता यहाँ भी क्रांति हो सकती है, क्रांति के भय से जो 15वीं जो एनआई और 30वीं जो एनआई है इनको भेज दिया गया था नसीराबाद भेज दिया। और यहाँ पर नसीराबाद से अजमेर तक अपनी नई पलटन बुलवाई और उस पलटन का नाम था बम्बई नौसर। बम्बई नौसर जो रात्रिकालीन गश्त लगवाई। नसीराबाद से अजमेर से जो 15वीं एनआई के सैनिक थे और 30वीं एनआई के सैनिक थे उनको नसीराबाद भेज दिया। और उनको नसीराबाद भेजने के बाद अजमेर से नसीराबाद के बीच में बम्बई नौसर की जो पलटन थी उससे रात्रिकालीन गश्त लगवाई, मार्च शुरू कर दिया था। इससे नाराज हो गए थे नसीराबाद के सैनिक। नाराज कहां के सैनिक हो गए थे? नसीराबाद के जो सैनिक थे, 15वीं एनआई के जो सैनिक थे वो सैनिक नाराज हो गए थे। यहाँ का एक सैनिक था, उस सैनिक का नाम था बख्तावर सिंह। उसने अन्य जो सैनिक है उनको कहा कि हम तो अपनी ईमानदारी से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपना कार्य पूरा कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन जो लॉरेंस है
जो ऐसी चीज है वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, इससे नाराज या विरोधी हो चुके थे 15वीं एनआई के सैनिक। और वहां का एक सैनिक था जो वो उसका नाम था बख्तावर सिंह, और बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को 28 मई 1857 की क्रांति की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले याद रखना है इसके अंदर ये जो क्रांति है इसके अंदर क्रम भी पूछ लेते हैं कई बार। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ हुई, उसके बाद कहाँ हुई। तो सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत हुई वो हुई थी नसीराबाद से, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को। फिर दोबारा से देखना है पैट्रिक लॉरेंस अजमेर आ चुका था। उससे पहले एरिक डिक्सन है, उसने बिहार से 2 पलटन बुलवाई मेल जाति की, और लॉरेंस ने आके देखा कि आप जो सैनिक लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए 15वीं एनआई और 30वीं एनआई के, वो मेरठ से आए हुए हैं, और मेरठ में ही क्रांति की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो लॉरेंस ने उन सैनिकों को नसीराबाद भेज दिया, तो मुंबई डॉक्टर्स नामक की जो उनकी पलटन थी दूसरी, उससे यात्रिकालीन गश्तें शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर क्रांतिकारियों के अंदर 15वीं एनआई का जो एक सैनिक था बख्तावर सिंह, उसके नेतृत्व में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। पहला जो स्थान याद रखना है वो है नसीराबाद, जो राजस्थान की जो 6 सैनिक छावनियां थी उनमें सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, वो भरतपुर का है। और यहाँ का शासक था जसवंत सिंह। ये था नाबालिग, ये क्या था, नाबालिग था, छोटा था, नाबालिग था। तो नाबालिग के कारण यहाँ का जो शासन चलाते थे वो पॉलिटिकल एजेंट थे मॉरिसन क्या थे, पॉलिटिकल एजेंट थे। जॉर्ज मॉरिसन यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ पर 2 जातियों ने, एक तो गुर्जर और एक मेयर जातियों ने यहाँ पर विद्रोह शुरू कर दिया था। विद्रोह क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। और ये विद्रोह किया गया था 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को भरतपुर के अंदर विद्रोह हो चुका था। गुर्जर और मेयर के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। और जो इसके बाद जो मॉरिसन है उसको भरतपुर छोड़ के भागना पड़ा आगरा भागना पड़ा। मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर आगरा भागना पड़ा। 31 मई को, यानी दूसरी जो क्रांति की शुरुआत हुई 31 मई को, शुरुआत के अंदर हमने बताया था कि क्रांति की तारीख निर्धारित की गई थी 31 मई 1857। इसी दिन भरतपुर में क्या हुई, क्रांति की शुरुआत हुई। इससे ब्रिटिश सरकार ने पूछा कि आपको हर कारण का पता है, आपने उसी दिन क्रांति की क्या की है, शुरुआत की है, लेकिन स्पष्ट कोई आंसर नहीं मिला। तो भरतपुर में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है 30 मई को। फिर जो तीसरा जो प्रमुख स्थान है वो है नीमच। तीसरा जो प्रमुख स्थान है वो है नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था एबॉट। नीमच का पॉलिटिकल एजेंट था एबॉट। और नीमच उस समय मेवाड़ के अंतर्गत आता था। और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैंने शुरू में बताया था सावर से था। वहां का शासक था स्वरूप सिंह। एबॉट को इसकी जानकारी मिली, और जानकारी मिली 2 जून को। 2 जून 1857 को सूचना मिली कि राजस्थान में भी क्रांति की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। एबॉट ने क्या किया, जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको इकट्ठा किया, भारतीय सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको अंग्रेजों के प्रति, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा। वफादारी की शपथ लेने को कहा। याद रखना है, नीमच के विद्रोह की बात कर रहे हैं।
यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट एबोट था, उसको 2 जून 1857 को सूचना मिली कि राजस्थान में भी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसने सबसे पहले जितने भी जो भारतीय सैनिक थे उनको इकट्ठा किया और उनको अंग्रेजों के प्रति वफादारी की शपथ लेने को कहा। कुछ सैनिक मान चुके थे, लेकिन एक सैनिक था, उसका नाम था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग जो अवध का निवासी था। अवध का निवासी कौन था? मोहम्मद अली बेग अवध का निवासी था। इसने अंग्रेजों के वफादारी के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि इससे पहले क्रांति से पहले ही मैंने एक बात बताई थी, डलहौजी ने कुशासन के आरोप में अवध को भी अपने अधिकार अधीन सरकार के अधीन कर लिया था। तो उससे वहां के नवाब को भी इन्होंने खत्म ही कर दिया था। तो उससे आक्रोश पैदा था अंग्रेजों के प्रति। तो मोहम्मद अली बेग अवध के निवासी थे, इन्होंने शपथ के प्रति वफादारी के प्रति शपथ लेने से मना कर दिया। और इसी के नेतृत्व में एक और इनका साथी था, उसका नाम था हीराचंद्र। हीराचंद्र और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को क्रांति हो गई थी शुरू। 3 जून 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई थी नीमच के अंदर। दोबारा से देखा, हमने क्या देखा है? नीमच के अंदर क्रांति को ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी है। नीमच के अंदर क्रांति के समय जो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था वो था एबोट। एबोट को जानकारी 2 जून को मिली कि राजस्थान में भी क्रांति की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। फिर याद रखना है एबोट ने क्या किया, जितने भी जो भारतीय सैनिक थे उनको इकट्ठा किया और उनको अंग्रेजों के प्रति वफादारी के लिए शपथ लेने को कहा। कुछ भारतीय सैनिक मान चुके थे, लेकिन जो एक अवध का निवासी था मोहम्मद अली बेग, इन्होंने मना कर दिया था। उसके साथ ही जो हीराचंद्र थे, दोनों के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच के अंदर क्रांति की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी। नीमच के अंदर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो अधिकारी थे नीमच के अंदर, जो अधिकारी थे वो यहाँ से भागकर चले गए थे डांगला गांव। डांगला गांव पड़ता है चित्तौड़ के अंदर। डांगला गांव चित्तौड़ के अंदर चले गए। वहां के किसान परिवार के व्यक्ति थे, एक जिसका नाम था रुग्गाराम। रुग्गाराम के वहां जाकर शरण ली। याद रखना है, नीमच के जो अधिकारी थे वो यहाँ से कहाँ चले, सीधे चले गए डुंगला गांव। डुंगला चित्तौड़ के अंदर है। वहां के रुग्गाराम किसान परिवार के अंदर वहां पर जाके शरण ली। फिर हमें याद रखना है कि इसी समय जो नीमच है वो आता था मेवाड़ के अंतर्गत है। तो मेवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट था सावस। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट क्या बताया था हमने, सावस बताया था। सावस पहुंचा और सावस पहुंचा कहां पर, नीमच के जो अधिकारी थे वो चित्तौड़ पहुंच चुके थे। वहां पहुंचा और उन सैनिकों को ले जाके पिछोला जेल के जैन मंदिर में उनको शरण दी। पिछोला के जग मंदिरों में शरण दी। पिछोला के जग मंदिरों में इनको क्या दी थी, वो शरण। और इनकी जो सुरक्षा का, इनके खान पान का, इनकी सब चीजें की सुविधा का जो कार्य दिया गया था, सौंपा गया था, वो सौंपा गया था स्वरूप सिंह को। स्वरूप सिंह को सहायक सर्वे याद दिला के इन्होंने कहा कि हमने पहले शर्त रखी थी कि जब हमारे मुसीबत आई तो आप साथ देंगे और हम आपके मुसीबत आई तो हम साथ देंगे। तो पिछोला के जग मंदिर में इनको शरण दी गई अधिकारियों को। और यहाँ पर इनको जो सुरक्षा का कार्य, खान पान का जो कार्य सौंपा गया था वो स्वरूप सिंह को सौंप दिया। इसीलिए जो स्वरूप सिंह है, इसे कहा जाता है 1857 की क्रांति के अंदर सबसे अधिक सहयोग करने वाला, यानी सर्वाधिक सहयोग करने वाला और सबसे पहले सहयोग करने वाले जो शासक थे वो थे स्वरूप सिंह। तो
3 जून को क्रांति हो चुकी थी नीमच के अंदर। अब दोस्तों सावर्स जो है अपनी सेना को साथ ले गया था और साथ लेने के बाद यानी मेवाड़ की सेना को सावर्स अपने साथ ले गया था, अपने साथ में थी सेना। और इसने क्या किया, जो नीमच को इसको बाद में पता चला कि जो मेवाड़ के जो सैनिक थे उनमें आटे को लेकर क्या हो गया था विद्रोह, आटे को लेकर क्या हो गया था विद्रोह। मेवाड़ की सेना सावर्स के साथ थी, सावर्स अपने साथ रखी थी मेवाड़ की सेना को, और उसमें आटे को लेकर क्या हो गया था विद्रोह हो गया था। इस विद्रोह को दबाने के लिए एक सेनापति थे, सावर्स के एक सेनापति थे, उस सेनापति का नाम है अर्जुनलाल सहीवाल। अर्जुनलाल सहीवाल ने इस विद्रोह को दबाया। आटे का विद्रोह क्या था देखना है। जो मेवाड़ की सेना के अंदर जो सैनिक थे उनमें ऐसी भ्रांति हुई कि जो आटा है उसके अंदर हड्डियां पिसी हुई है, उसके कारण ये जो विरोध कर दिया इन्होंने। तो अर्जुनलाल सहीवाल है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ देते हुए सैनिकों के सामने उसी रोटी खाना खाया, उसी आटे का जो है खाना खा के विश्वास जताया। लेकिन तब तक जो है नीमच के सैनिक, जो नीमच के जो जितने सैनिक थे वो पहुंच चुके थे शाहपुरा पहुंच चुके थे। और शाहपुरा के बाद देवली होते हुए 6 जून को पहुंच चुके थे देवली के शास्त्रागार को लूटा। देवली जो छावनी थी उसके शास्त्रागार को लूटा 6 जून को। तो 6 जून को क्रांति कहां पर हो गई थी देवली के अंदर। नीमच के जो सैनिक है वो निकले और देवली शाहपुरा से होते हुए देवली के शास्त्रागार को लूटा 6 जून को, और पहुंच चुके थे कहां पर दिल्ली में। दिल्ली के अंदर पर पहुंच चुके थे सारे के सारे सैनिक। तो डेट सबसे पहले राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई 28 मई को, उसके बाद वो हुई थी नसीराबाद के अंदर। और यहाँ पे जो नसीराबाद के जो सैनिक थे उनको एक ब्यावर के अधिकार थे रिचर्ड, उन्होंने वहां ले जाके अपने शरण दी। उसके बाद 31 मई को भरतपुर के अंदर क्रांति हुई, 3 जून को नीमच के अंदर हुई, और 6 जून को क्रांति कहां पर हुई थी देवली के अंदर। तो डेट भी पूछते हैं, क्रम भी पूछते हैं। क्रम याद रखना है, क्रांति हुई थी उसका क्रम याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है नसीराबाद, वो हुई थी 28 मई 1857 को। उसके बाद भरतपुर में 31 मई को। उसके बाद याद रखना है नीमच में, और नीमच में हुई थी 3 जून को। उसके बाद याद रखना है देवली, और देवली में हुई थी 6 जून 1857 को। ये 4 क्रांतियों की डेट याद रखने शुरुआत की। अब इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एर्नाकुलम का विद्रोह और त्यात्या टोपे के बारे में। तो अगला नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे आगे की जो बची हुई क्रांति के बारे में। धन्यवाद।